नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की ललकार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। यूपी बोर्ड के छात्र अब सावरकर को किताबों में पढ़ेंगे और ये अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम का हिस्सा होगा। यूपी सरकार के इस फैसले पर विपक्ष जहां भड़क उठा है, वहीं बीजेपी ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सावरकर से जुड़े किसी भी फैसले पर विपक्षी पार्टियां बेदक क्यों जाती हैं? स्वतंत्रता संग्राम में सावरकर को लेकर के जो कहानियां बताई जाती हैं, वो कितनी सही है, इसे ठीक से समझे बिना क्या सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना वाजिब है? और सबसे बड़ा सवाल ये भी कि क्या नई पीढ़ी को अपने महापुरुषों के बारे में जानने का अधिकार नहीं है? हम करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन पहले आप देखिए एक रिपोर्ट। यूपी के नौनिहाल पढ़ेंगे वीर सावरकर का इतिहास। सरकार के फैसले पर विपक्ष का वार। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विनायक दामोदर सावरकर को लेकर सियासी विवाद एक बार फिर गहरा गया है। यूपी सरकार ने वीर सावरकर को यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला क्या किया, पूरा विपक्ष बिदक गया है। सावरकर के विरोध में कांग्रेस जहां सबसे ज्यादा मुखर है, वहीं समाजवादी पार्टी के नेता इस मुद्दे पर सीधा जवाब देने से बच रहे हैं। उन्होंने बाकायदा माफीनामा लिखा, जिसमें लिखा कि मैं कभी स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में भाग नहीं लूंगा। और उन्होंने लगातार देश की आजादी की लड़ाई, जिसको लेकर लाखों लाख हमारे देश के वीर शहीद हुए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी फांसी चढ़ गए। सच्चाई यही है कि जब जब सावरकर पढ़ाए जाएंगे, तब तब लोग ये जानेंगे कि देश की आजादी की लड़ाई में उन्होंने भाग न लेकर उस आजादी की लड़ाई का विरोध किया था और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मुखबरी की थी। अगर सावरकर का इतिहास पढ़ाया जाएगा तो उन हजारों क्रांतिकारियों का अपमान है जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा भारत माता की आजादी के लिए, सीने पर गोली खाई भारत माता की आजादी के लिए, और ये देश आजाद हो इसलिए पूरा जीवन जेल में बिता दिया। अगर उनका अपमान करके एक माफी वीर को अगर आदर्श बीजेपी सरकार बनाना चाहती है, तो इसका जवाब ये देश और जनता दोनों देंगे। वैसे यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में कुल 50 महापुरुषों की जीवन गाथा को शामिल किया गया है, लेकिन विपक्ष को ऐतराज सिर्फ सावरकर को लेकर है। सवाल उठता है कि आखिर विपक्ष को सावरकर से ही ऐतराज क्यों है? फिलहाल जो पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है, उसके मुताबिक 9वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में 50 महापुरुषों की जीवन गाथा शामिल किया गया है, जो इसी साल जुलाई से पढ़ाए जाएंगे। इनमें सिर्फ सावरकर ही नहीं, बल्कि चंद्रशेखर आजाद, बिरसा मुंडा, बेगम हजरत महल, वीर कुंवर सिंह, ईश्वर चंद्र विद्यासागर समेत 50 महापुरुषों के नाम शामिल हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब सावरकर को लेकर विवाद हुआ हो। अभी हाल ही में कर्नाटक में सावरकर को लेकर भी खासा विवाद हुआ, जब कर्नाटक की नई कांग्रेस सरकार ने सावरकर को पाठ्यक्रम से हटा दिया, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने जमकर विरोध किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट करके कांग्रेस सरकार के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बीजेपी सरकार के दौरान सावरकर की जीवनी को कर्नाटक के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था। वैसे इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी सावरकर का विरोध करके पर्याप्त छिछालेदर झेल चुके हैं, जब उन्होंने महाराष्ट्र में वीर सावरकर की जमकर आलोचना की थी। लेकिन इस आलोचना के बाद उन्हें महाराष्ट्र में अपने ही गठबंधन के साथी उद्धव ठाकरे के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा था। राहुल ने एक सभा में सावरकर को अंग्रेजों का मददगार कहा था और आरोप लगाया कि सावरकर ने डरकर माफीनामे पर दस्तखत किए थे। जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने राहुल के बयान की आलोचना तो नहीं की, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो हमेशा सावरकर का सम्मान करते हैं। राहुल के बयान के बाद सावरकर के पौत्र रणजीत सावरकर ने शिवाजी पार्क थाने में राहुल के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। कई सारे लोगों का महिमा मंडन करने के लिए जानबूझ करके बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया गया था। वीर सावरकर हो या श्याम प्रसाद मुखर्जी हो या सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, कई ऐसे नाम हैं जिनके उनके कृतित्व, उनके व्यक्तित्व को छोटा आंकने का प्रयास किया गया था। दरअसल कांग्रेस के नेता सावरकर के विरोध में हमेशा से ही काफी मुखर रहे हैं।
खासकर मौजूदा वक्त में राहुल गांधी ने जिस तरह लगातार सावरकर की मुखालफत की है, उसका कांग्रेस नेताओं के पास सिर्फ एक ही आधार है, वो है सावरकर का कथित माफीनामा। यहाँ ये समझना जरूरी है कि क्या वाकई कांग्रेस के आरोप सही हैं? क्या वाकई सावरकर ने अंग्रेजों को माफीनामा लिखा था? तकनीकी रूप से देखें तो ये बात पूरी तरह गलत है। दरअसल जिसे कांग्रेस माफीनामा कहती आई है, वो एक सामान्य सी याचिका थी, जिसे फाइल करना राजनीतिक कैदियों का सामान्य कानूनी अधिकार था। पारिक घोष, जो क्रांतिकारी अरविंद घोष के भाई थे, उन्होंने सचिंद्र नाथ सान्याल के साथ HRA का गठन किया था। इन सबने भी ऐसी ही याचिकाएं दायर की थीं और उनकी भी याचिकाएं स्वीकार की गईं। जॉर्ज पंचम ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद दुनिया भर के राजनीतिक कैदियों को ऐसी सुविधाएं दी थी। सावरकर ने भी अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब जब सरकार ने सहूलियत दी, तब तब मैंने याचिका दायर की। सावरकर ने अपने छोटे भाई नारायण राव को जो पत्र लिखे, उसमें भी अपने पिटीशन के बारे में लिखा, कुछ भी छिपाया नहीं। यानी एक सामान्य सी याचिका जो सरकार की ओर से दी गई सुविधा का इस्तेमाल भर था, उसे माफीनामा बताकर कांग्रेस बरसों से राजनीति कर रही है और इसके लिए महात्मा गांधी के नाम का भी इस्तेमाल करती रही है। जबकि खुद महात्मा गांधी ने 1920-21 में अपने पत्र यंग इंडिया में वीर सावरकर के पक्ष में लेख लिखे। गांधी जी का भी विचार था कि सावरकर को चाहिए कि वे अपनी मुक्ति के लिए सरकार को याचिका भेजें। स्वतंत्रता व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है। इसके बाद ही 1921 में 10 साल की सजा काटने के बाद सावरकर को सेलुलर जेल से रिहा कर दिया गया। यानी सावरकर का विरोध एक तरफ से सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है, जिसमें तथ्यों का कोई अता पता नहीं। फिर भी अगर आज भी सावरकर के विरोध के जरिए कांग्रेस को अपना राजनीतिक एजेंडा सेट होता नजर आ रहा है, तो कांग्रेस की रणनीति समझना मुश्किल नहीं है। हालांकि ये कहना गलत न होगा कि अगर महापुरुषों की जीवनी को पाठ्यक्रमों में शामिल किया जा रहा है, तो इस पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए, न कि कौवा कान ले गया कि तर्क पर विरोध। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। देखिए, जो विपक्ष विरोध कर रहा है और जो विरोध करता आया है, उसमें समझना ये है कि इस विरोध का आधार क्या है। क्या इस विरोध का आधार महज वो माफीनामा है? तो हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और सभी की राय जानना चाहेंगे। तमाम जो गेस्ट है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक बघेल हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी से जुड़े हुए हैं। दीपक बघेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अशोक यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से बने हुए हैं। अशोक यादव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रत्नेश मिश्रा नेता कांग्रेस से जुड़े हुए, रत्नेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सर्वेश पाठक पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश पाठक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत अशोक यादव जी मैं आपके साथ कर रही हूँ। मतलब विरोध करना है तो विरोध कीजिए, लेकिन विरोध का आधार भी तो स्ट्रांग होना चाहिए। माफीनामा आप कह रहे, जो महज हर जो कैदी वहां पर होते थे उनका ये अधिकार था याचिका लगाना, और उस याचिका को माफीनामा कह करके विरोध किया जाता है। ये आधार है विरोध करने का आपका? प्रीति जी, अगर यही अधिकार, जो इस अधिकार की बात आप कर रही हैं, जिस माफीनामा के अधिकार की बात आप कर रही हैं, अगर इसी अधिकार का माफीनामा तो आप सबने नाम दिया है। अभी हमने अपनी रिपोर्ट में बताया, आपने शायद हमारे रिपोर्ट को सुना भी होगा, कि वो एक सामान्य कानूनी अधिकार वाली याचिका है, जो तमाम जो कैदी वहां पर रहते थे, जो कि यातनाएं भुगतते थे, उन यातनाओं पर भी मैं बाद में आऊंगी, लेकिन जो यातनाएं वहां पर भुगतते थे उनसे निजात पाने के लिए जो सामान्य याचिका लगाई जाती थी, उसे आप माफीनामा का नाम देकर के विरोध करते हैं, तो ये तो आधार है। कीर्ति जी, जिस कानूनी याचिका की बात आप कर रही हैं, अगर इसी कानूनी याचिका का इस्तेमाल देश के अगर बाकी क्रांतिकारी, बाकी शहीद अगर किए होते, अगर इसी कानूनी याचिका का इस्तेमाल हमारे शहीद आजम भगत सिंह किए होते, राजगुरु किए होते, सुखदेव जी किए होते, तो क्या देश में इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा होता? कीर्ति जी, इन लोगों ने, इनके पास भी तो रास्ते थे, इस तरह की कानूनी याचिका का सहारा लेकर के ये लोग भी चाहते तो बच सकते थे, लेकिन इन्होंने हंसते हंसते अपनी जान इसलिए कुर्बान की ताकि देश में अंग्रेजों के खिलाफ एक चिंगारी भड़के, एक आग भड़के। नहीं, आप मुझे ये बताइए अशोक जी, आप मुझे ये बताइए कि वीर सावरकर को आखिरकार क्यों सजा मिली थी, क्यों उन्हें सेल्युलर जेल भेजा गया था? मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए,
आजादी के आंदोलन में वो भी शामिल थे, इसमें सजा मिली थी। तो फिर क्या दिक्कत है? आपने अपने मुंह से कहा कि वो आजादी के आंदोलन में शामिल थे, स्वाधीनता में वो शामिल थे, तो फिर कीर्ति जी, अगर उन्हें हमारे मेरी बात- पाठ्यक्रम में मेरी शामिल बात- किया जाता है तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत सिर्फ कुछ दिक्कत ऐसी बात की है कि जो मैं आपको बात कह रहा था कि अगर इसी तरह का माफीनामा या इसी तरह की कानूनी जो उनके पास रेमेडी थी, यही कानूनी रेमेडी का इस्तेमाल अगर बाकी क्रांतिकारी किए होते कीर्ति जी, तो देश में इतना बड़ा जन मतलब उस एक याचिका के पीछे, उस एक याचिका के आधार पर आप वीर सावरकर द्वारा किए गए तमाम संघर्षों को भुला देंगे, तमाम संघर्षों को आप भुला देंगे जो भी उनकी ओर से संघर्ष किए गए। मैं समाजवादी पार्टी, मुझे लगता है कि मुझसे तो ज्यादा ज्ञान होगा आपको इतिहास का, तो आपको पता होगा कि रानी लक्ष्मीबाई, तमाम जो बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, उन सभी का नाम आगे करने में किसकी भूमिका थी? कीर्ति जी देखिए, सिर्फ टेक्निकल प्रॉब्लम यहाँ पे है सावरकर जी के जीवनी को लेकर के कि इनकी जीवनी शहीदों के साथ न शामिल की जाए, क्योंकि ये सिर्फ शहीदों का अपमान होगा, शहीदों की शहादत का अपमान होगा, उनके हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमने की भावना का अपमान होगा। क्योंकि एक माफी वीर को एक शहीद के साथ नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि इस देश के आजादी में उन शहीदों ने जो अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, अगर उनके साथ सावरकर जी की जीवनी पढ़ाई जाएगी तो उनके शहादत का अपमान होगा। समाजवादी मुझे पता है आप अपने शब्दों से इधर उधर नहीं भटकेंगे और आप अपने शब्दों पर बने रहेंगे, क्योंकि आप रटे रटाए शब्द याद करके आए। ठीक है अशोक यादव जी, मैं लौटूंगी आपके पास, हमारे और भी पैनलिस्ट हैं, मैं उनको जोड़ लेती हूँ। रत्नेश मिश्रा जी, बताइए कि कांग्रेस का क्या आधार है? कांग्रेस किस आधार पर विरोध कर रही है? सावरकर को अगर पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है, अगर हमारी आगामी पीढ़ी पढ़ेगी कि किन किन का क्या क्या योगदान रहा है, तो उसमें गलत क्या है? पूछना चाहता हूं एंकर महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब। नहीं, सवाल पहले मेरा आपसे है, अरे आप मुझसे सवाल नहीं पूछेंगे। मेरे सवाल में ही आपकी बात का जवाब है। हाँ दीजिए। मेरे सवाल में ही आपकी बात का जवाब। मैं अपने देश के लिए लगातार 10 सालों तक युद्ध लड़ता हूं, अपने देश के शत्रुओं के खिलाफ। ठीक। उसके लिए मुझे सजा हो जाती है। उसके बाद मैं अपने देश के शत्रुओं से कहता हूं कि आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके आगे के सारे कार्यक्रमों में, आपके सारे आगे के एजेंडों में आपकी मदद करूंगा, और वो मुझे छोड़ देते। मैं अब आपको बताता हूँ, चिट्ठी लेकर के आए हैं वो, आप वो याचिका लेकर के आए होंगे, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता तो अक्सर यही करते हैं ना कि अपने साथ प्रूफ लेकर के आते हैं। वेयर इज द प्रूफ? दिखाइए कहाँ लिखा है, दिखाइए कहाँ लिखा है कि आप, मैं शत्रुओं का साथ देने के लिए तैयार हूँ, मुझे माफी दे दीजिए। मैडम सुनिए तो हाँ। काहे इतना बौखला रही? सुनिए। नहीं, बौखला मैं नहीं गई हूँ, बौखला पूरा विपक्ष गया है कि मुद्दे तो नहीं बचे अब विपक्ष के पास, और नहीं पता, और बस किसी ना किसी मुद्दे को लेकर के भिड़ना है। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, समय तो रहेंगी। बोलिए। आपको भारतीय इतिहास में 1910 के बाद पढ़ना होगा, जब सेलुलर जेल में जाने के बाद सावरकर ये कहते हैं कि अगर सरकार अपना असीम दिल दिखाते हुए हमारी सजा को समाप्त कर देती और हमें छोड़ देती है, तो हम कभी भी सरकार के किसी भी विरुद्ध के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होंगे, और सरकार जो ब्रिटिश सरकार का संवैधानिक तंत्र के तहत विकास का एजेंडा है उसमें सपोर्ट करेंगे, सावरकर लिखते हैं। उसके बाद में फिर 1918 में जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है तो सावरकर कहते हैं कि हिंदुओं का सैन्यीकरण करना चाहिए। तीसरा पॉइंट आप सुन लीजिए कि सावरकर को क्यों सिलेबस में नहीं रखा जाना चाहिए। जब पूरा देश 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सबके साथ खड़ा था और अंग्रेजों को कह रहा था कि आप भारत छोड़िए, उस समय सावरकर अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहे थे और भारत छोड़ो आंदोलन की आलोचना कर रहे थे। तो क्या जिस समय पूरा देश अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा था, उस समय उस पूरे देश के एक एजेंडे की आलोचना करने वाला कैसे देशभक्त हो सकता है? आप इस बात का जवाब देंगे कि 1941, 42 और 43 में क्यों सावरकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया? आप तथ्यों पे आइए, इतिहास। सर्वेश जी, बिल्कुल मैं तथ्यों पर ही बात करने आई हूँ, तभी तो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मैं तथ्यों से भाग नहीं रही हूँ। मैं तो जानना चाहती हूँ कि आपका आधार क्या है। अगर आपका आधार स्ट्रॉन्ग लगेगा मुझे, तो आपको अधिकार है विरोध करने का। मैंने तो कहा ही नहीं कि आपके पास अधिकार नहीं है।
आप मुझसे मत भिड़िए कि मैं तथ्यों पर बात कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। बहरहाल सर्वेश पाठक जी, ठीक है, और भी गेस्ट है, और भी गेस्ट है, रत्नेश जी और भी गेस्ट है। समय के बाद रत्नेश जी, मैं आऊंगी आपके पास, मैं आपको वक्त दूंगी। बोल लिया आपने 3 आधार रखे, 3 बिंदु रखे। मैं जरा एक बार वो फैक्ट चेक कर लूं, जरा जो फैक्ट आप लेकर के आए। सर्वेश पाठक जी, इतिहास के पन्नों से आपके पास इतिहास के पन्नों में से क्या है? ये जो रत्नेश जी बता रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का साथ नहीं दिया, सपोर्ट नहीं किया, सरकार को लिख करके ये कहा कि हम कभी आपके विरुद्ध खड़े नहीं होंगे, तो इतिहास के पन्नों में ऐसा कुछ है तो बताएं आज की पीढ़ी को। सबसे पहले देखिए कीर्ति जी, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारी थे, जितने कष्ट झेल के वो भारत माँ के लिए लड़े, जिसमें वीर सावरकर जी एक सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, भगत सिंह आजाद, भगत सिंह होते हैं, चंद्रशेखर आजाद होते हैं, सुखदेव राजगुरु, बिस्मिल और तमाम जितने भी होते हैं, 25-25 साल के नौजवान फांसी पे लटक रहे थे और वीर सावरकर जी को 2 जन्मों के काला पानी की सजा हुई थी, दोहरे आजीवन कारावास की सजा मिली थी जी। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री या माननीय गांधी जी, जिसको महात्मा गांधी और बापू बोला जाता है, उनको क्या काला पानी की सजा हुई थी? वो भी तो गांधी से और विपक्ष में बैठे मेरे साथी, एक बार जरा कल्पना भी कर पाएंगे काली पानी की सजा की? काला पानी की सजा कितनी भयावह थी, क्या कल्पना भी की जा सकती है उसकी? उसको बताने की जरूरत नहीं है। नहीं रत्नेश जी, आप बहुत फैक्ट के साथ आए हैं। आप मुझे बताइए वीर सावरकर को छोड़ करके ऐसा कौन सा बड़ा चेहरा जिन्हें काला पानी की सजा हुई, मुझे बताइए। वही तो मैं आपकी बात का जवाब है। क्या मुझे अगर सजा मिल जाए तो मैं शत्रुओं के साथ मिल जाऊं? क्या मैं शत्रुओं के साथ काम करना शुरू नहीं तो जो उनका सामान्य अधिकार है वो याचिका ना लगाए, जो उनका कानूनी सामान्य अधिकार है वो याचिका ना लगाए रत्नेश जी। अरे नवा जेल याद है, या तो वो जेल के भीतर ही मर जाएं या फिर याचिका लगा करके वो जेल से बाहर आए और फिर आंदोलन में शामिल हो। मैं पूछ रहा हूं क्या याचिका, मुझे लगता है आपकी रणनीति ज्यादा बेस्ट लग रही है। तो नवा जेल से पंडित नेहरू क्यों छूटे थे भाई? क्या याचिका लगाकर देश के विरुद्ध काम करने लगे? मुझे क्या याचिका लगाकर सर्वेश जी बोलिए। सर्वेश जी, आंदोलन को हम देश के स्वतंत्रता आंदोलन को हम क्या कहते हैं विचलित करने लगे? ये कौन सा राष्ट्रवादी, ये कौन सा देशभक्ति है भैया? सर्वेश जी बोलिए। शत्रुओं की पूछिए कि जब देशभक्ति नाभा जेल में इनके जो करता धरता कांग्रेस पार्टी के बंद थे, तो पंडित मोतीलाल नेहरू ने क्या उस समय के गवर्नर को पत्र लिख के, माफीनामा लिख के, और कितने दिनों में छुड़ा के ले आए थे अपने बेटे को? और वीर सावरकर जी काला पानी की सजा अंडमान निकोबार की जेल में जूझ रहे थे। 20-23 साल के नौजवान फांसी चढ़ रहे थे और गांधी नेहरू एक अलग अय्यासी कर रहे थे उस समय। नहीं, मुझे तो ये समझ नहीं आता अशोक यादव जी और रत्नेश जी, मेरा दोनों से ही सवाल है कि जब हमारे पाठ्यक्रम में औरंगजेब को पढ़ाया जा सकता है, हमारे पाठ्यक्रम में अकबर को पढ़ाया जा सकता है, हमारे पाठ्यक्रम में जिन्ना को पढ़ाया जा सकता है, तो वीर सावरकर क्यों नहीं? मेरा सवाल दोनों से है और एक एक करके जवाब दीजिएगा। अशोक जी, कीर्ति जी मुझे दीजिए, रत्नेश सावरकर को भी पढ़ाइए, आप माफी वीर सावरकर को भी सरकार पढ़ाए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनकी हकीकत के साथ उनको पढ़ाया जाए। ये पाठ्यक्रम में होना चाहिए। हकीकत क्या है? माफी मांगी, हकीकत में तो ये भी है कि मुलायम सिंह यादव जी डकैतों का नहीं तो हकीकत तो अशोक यादव जी ये है ना कि वो बाहर आजादी के आंदोलन में क्या कर रहे थे जो उन्हें दोहरे आजीवन कारावास की सजा मिल गई। हकीकत तो ये है ना, नहीं पता चलना चाहिए आगामी पीढ़ी को। कीर्ति जी सारे क्रांतिकारी अगर यही सोच के सजा सोच के माफी मांग लेते तो क्या देश आजाद? चलिए ठीक है, आप दोनों के सवाल में बीजेपी के प्रवक्ता से ले लेती हूँ और बहुत देर से वो इंतजार भी कर रहे हैं। दीपक बघेल जी, क्यों आप माफी वीर को पढ़ाना चाहते हैं? और अगर आप वीर सावरकर को पढ़ाना चाहते हैं तो फिर बताइए ना आगामी पीढ़ी को कि तो माफी वीर हैं विपक्ष के मुताबिक। दीपक जी की आवाज नहीं आ रही है। जी मेरी आवाज आ रही है कीर्ति जी? जी दीपक बोलिए। जी धन्यवाद कीर्ति जी, आपको भी कम याद आया कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम बैठे हुए हैं। देखिए अभी मैं इन तीनों पैनलिस्टों को सुन रहा था और बड़े गौर से सुन रहा था, तो मैं
अपेक्षा करूंगा कि मैंने इनके वक्त में कुछ नहीं बोला तो ये भी थोड़ा धैर्यपूर्वक मुझे सुनने का साहस प्रकट करें, ये भी तुरंत माफी भीर ना बन जाए। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कीर्ति जी, क्या अजमल कसाब को अगर किसी प्रकार का अजमल कसाब के ऊपर अगर आप कोई लेखन करें या आप कोई अपनी रिपोर्ट दें जो उनके प्रति पॉजिटिव हो, क्या आपको देशद्रोही नहीं कहा जाएगा? छोटा सा प्रश्न है कीर्ति जी। मुझे लगता है कोई भी ऐसा करेगा भारत देश के अंदर उसे देशद्रोही कहा जाएगा। ऐसा ही कुछ काम स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने भी किया था। उनके 1966 पर उनके नाम पर एक डाक टिकट निकलवाया। तो रत्नेश मिश्रा जी ये कहना चाहते हैं कि वो इंदिरा गांधी जी देशद्रोही के साथ में खड़ी थी। क्या महात्मा गांधी जी ने उनके लिए जो शब्दों का प्रयोग किया, क्या रत्नेश जी ये कहना चाहते हैं कि महात्मा गांधी एक देशद्रोही व्यक्ति के साथ में खड़े थे? ये दिखाता है कि इनकी संकीर्ण मानसिकता किस प्रकार की है। मुद्दा यही नहीं है, मुद्दा ये उनके दृष्टिकोण से सोचना ही नहीं चाहते। आप सोचिए 24-25 साल का लड़का जो लंदन के अंदर बैरिस्टर की पढ़ाई, लॉ की डिग्री हासिल करने गया है, उसको क्या पड़ती है कि मदन लाल ढींगरा को लंदन से चुपके से हथियार पहुंचाते जिससे वो यहाँ पर एक वायसराय की हत्या कर सकें। उनको क्या पड़ती है कि वो दूसरे को भिजवाते हैं, वहां पर वो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जैक्सन की हत्या कर देते हैं। इस प्रकार के हथियारों को उनको भेजने की क्या आवश्यकता पड़ती है? क्योंकि इनको पता नहीं है कि 1857 का जो युद्ध क्रांति हुई थी, उस क्रांति के बारे में अंग्रेजों ने ये लिखा कि वो केवल और केवल सैनिक विद्रोह था। अगर उसको असल में किसी ने याद दिलाने का काम किया तो उस पर पुस्तक लिखने का काम श्री वीर सावरकर जी ने किया। और उसी का कारण है कि लोगों को पता चला कि 1857 के अंदर कोई सैनिक विद्रोह नहीं हुआ था, ये क्रांति हुई थी जो पूरे भारत का परिदृश्य बदल सकती थी। इस पर जो किताब लिखी गई उसको भारत में छापने से मना कर दिया गया। नेपाल के रास्ते से चुपके से जाकर बाहर विदेश में जाकर उसकी ऐसी पहली किताब थी जिसको बिना प्रिंट हुए उस पर प्रतिबंध लगा। सोचिए ऐसी पहली किताब जो प्रिंट भी नहीं उससे पहले प्रतिबंध लग जाता है और उसके बाद वो 24-25 साल का लड़का। नहीं तो दीपक जी, आपको लगता है कि ये साजिशन हुआ? हमारे जो आजादी के जो वो वीर तमाम जो रह गए, जो अछूते रह गए, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में काफी ज्यादा सहयोग भी किया और लेकिन उनके नाम तक सामने निकल कर नहीं आए, ये साजिशन हो रहा है? कीर्ति जी बिल्कुल, कांग्रेस को जो अपना एजेंडा अच्छा लगता है, कांग्रेस के लिए जो अच्छी चीज होती है, जो उनके एजेंडे को सेट करता है, कांग्रेस उसी को पाठ्यक्रम में लेकर आना चाहती है। आपको समझना होगा जिस प्रकार से कांग्रेस ने इस एजेंडे को या वीर सावरकर के ऊपर जो भ्रम रचित करने का काम किया, आज उस भ्रम को तोड़ने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार करने जा रही है। हमने 2022 के विधानसभा के जो संकल्प पत्र था उसके अंदर रखा था कि हम अपने महापुरुषों की जीवनियों को बच्चों को पढ़ाएंगे और हम उसको आज लेकर आए। 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक ऐसे 50 महापुरुषों ने। बट लेकिन इस विरोध के बाद दीपक संभव हो पाएगा ये? नहीं, निश्चित रूप से। देखिए हम तो करने जा रहे हैं, हम तो लेकर आए और इस जुलाई से आप देखेंगे उनके पाठ्यक्रम में ये 50 जो महापुरुष हैं उनकी जो कहानियां है वो उसके अंदर होंगी, उनके जिक्र होंगी। परंतु जो कांग्रेस का एजेंडा है उनको केवल और केवल ठीक है, रत्नेश जी फटाफट रिस्पॉन्ड कीजिए। उन्होंने माफी रत्नेश जी, वीर सावरकर से केवल और केवल कांग्रेस को इसलिए दिक्कत है क्योंकि वो हिंदुत्व की बात करते हैं और कांग्रेस के साथ समस्या केवल यही है, अगर आप मुसलमानों की बात करोगे तो आप सेक्युलर हो और अगर आप हिंदू की बात करोगे, हिंदुत्व की बात करोगे तो आप कम्युनल हो। और इस एजेंडे को लेकर जो कांग्रेस चलती है उसी का कारण है कि देश के अंदर यदा कदा ये दंगे कराने का काम लेकर मुस्लिम। ठीक है रत्नेश जी, सीधा सा सवाल, हिंदुत्ववादी राष्ट्रवादी होने की वजह से ही आपका विरोध है? महज माफीनामा तो एक आड़ है आपकी विरोध करने की? देखिए अभी कीर्ति जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने लंबा भाषण दिया। नहीं, उनको काफी वक्त बाद मौका मिला क्योंकि आज सवाल सीधा आपसे थे। सुनिए 1910 में वीर सावरकर को सेलुलर जेल भेजा जाता है सरकार विरोधी गतिविधियां करने के कारण। लगभग 10 साल की सजा पूरी होते 1920 में वो छूट जाते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और पाठक 1920 के बाद सुनिए तो सरकार काहे को खिला रहे, दूसरों को ध्यान देते हैं, मेढक की तरह कूद जाते हैं। नहीं रत्नेश जी, सवाल तो है इंदिरा गांधी जी ने स्टैंप क्यों निकाला फिर उनके? सुनिए तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ। 1920 से लेकर 1966 तक वीर सावरकर जिंदा रहे, एक भी ऐसा मूवमेंट बता दीजिए उनका जो अंग्रेजों के विरुद्ध था। नहीं बताएं कैसे जब पाठ्यक्रम में आने ही नहीं दिया गया? बताएं कैसे? किसी को पता होगा, किसी ने ये इतिहास आगे आने दिया होगा तभी तो पता होगा, तभी तो बता पाएंगे ना। सर्वेश जी फटाफट आप कंक्लूड पॉइंट दीजिए, फटाफट, मेरे पास वक्त की कमी है। ठीक है, सभी की ऑडियो डाउन करके सर्वेश जी उनका एक भी एंटी ब्रिटिश मूवमेंट बता दीजिए। ओके रत्नेश जी, आगे समझ। सर्वेश जी, उन्होंने बोला कि 1910 से लेके 20 तक बंद रहे, 10 साल काला पानी की सजा। आप
अरे एक भैया दशक 1920 के बाद मैं पूछ रहा हूँ पाठक जी, 1920 के बाद क्या 1920 आप क्या बताइए ना। काला पानी की नहीं वो हम 10 सालों की बात करेंगे नहीं सर्वेश जी, वो हम 10 सालों की बात करेंगे नहीं, क्योंकि पता ही नहीं कि काला पानी की सजा क्या होती है। उस भयावह मंजर को ये लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है, अन्यथा मैं इस चर्चा को आगे लेकर के चलते। सर्वेश जी माफी के साथ इस चर्चा को मैं खत्म कर रही हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सीधे तौर पर सवाल यही उठता है कि विपक्ष के पास अगर आधार स्ट्रांग हो तो वो विरोध करे, और विरोध करने के लिए विरोध यहां पर किया जा रहा है, लेकिन आधार यहां पर अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो निश्चित तौर पर सवाल खड़ा होगा कि क्या ये एजेंडे के तहत विरोध किया जा रहा है कि बीजेपी का विरोध करना है तो किसी भी नाते विरोध करना है बस। बहरहाल जो जनता है वो समझदार है, वो जानती है कि आखिरकार हमारे पाठ्यक्रम में क्या शामिल होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और इसके नाते जनता सब समझती है। यूपी की ललकार में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों का छौक, गॉसिप की खिचड़ी जोरदार, खबरें चटपटी मसालेदार, सबका दिल है धड़का। देखिए रोज दोपहर 3:30 बजे एंटरटेनमेंट तड़का। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया माल्यार्पण। सिविल अस्पताल में लगी प्रतिमा पर सीएम ने किया माल्यार्पण। कहा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पीएम ने किया साकार। अमेरिका के दोनों सदन के संयुक्त सत्र को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा अमेरिका की संसद को संबोधित करना सम्मान की बात, आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों से मिलकर लड़ना होगा। यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में वीर सावरकर की जीवनी शामिल। 2023 से 24 के सत्र में नैतिक शिक्षा पाठ्यक्रम में जीवनी पाठ्यक्रम में 50 महापुरुषों की जीवनी गाथा शामिल। 9वीं से 12वीं के छात्र छात्राएं पढ़ेंगे महापुरुषों की जीवनी। यूपी बोर्ड शासन के पास भेजा गया था प्रस्ताव। सीएम नीतीश कुमार से मिले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी रहे मौजूद। आजमगढ़ के बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव ने रहुआ का गाजीपुर में बड़ा बयान। कहा जनवरी से रामलला का दर्शन होने वाला है। सपा वाले पूछते थे मंदिर वही बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। लखनऊ में उलमा और पुलिस प्रशासन की अहम बड़ी बैठक। बकरीद पर लखनऊ ऐशबाग ईदगाह में हुई बैठक में जेसीपी आकाश कुल्हारी के साथ कई बड़ी अधिकारी रहे मौजूद। आगरा में आदि पुरुष मूवी को लेकर अधिवक्ताओं ने जताया आक्रोश जताते हुए अधिवक्ताओं ने थाने में दी तहरीर। अधिवक्ताओं ने कहा इस फिल्म के जरिए हिंदुओं के महाग्रंथ का अपमान किया गया। फिल्म आदि पुरुष पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए याचिका दाखिल। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल। 26 जून को होगी सुनवाई। मनोज मुंतसर को याचिका में पक्षकार बनाने की भी मांग। फर्रुखाबाद में सीएचसी में नहीं सुधर रही स्वास्थ्य व्यवस्थाएं। सीएमओ व्यवस्था सामान्य करने में हुई नाकाम। गाजियाबाद में धर्म परिवर्तन का खेल का पर्दाफाश। पुलिस के हत्थे चढ़ा युवक ऑपरेशन अगापे नामक एनजीओ का है सदस्य। यूपी मिशन के नाम से बनाया गया एक संगठन। बहला फुसलाकर लोगों को करवा रहे थे धर्मांतरण। हापुड़ में डीएम प्रेरणा शर्मा ने चीनी मिल अधिकारियों की लगाई क्लास। किसानों का बकाया गन्ना भुगतान न होने पर चीनी मिल अधिकारियों पर भड़के डीएम। यूपी में होगा मोटो जीपी रेसिंग प्रतियोगिता का आयोजन। भारत की मेजबानी में पहली मोटो जीपी रेसिंग का आयोजन। विश्व की सबसे तेज मोटर बाइक रेट मोटो जीपी 2023 की टिकट का अनावरण।
बिजनौर में खाकी पर गिरी गाज, बिना पैसे दिए होटल से खाना पैक करना पड़ा भारी। जानकारी होने के बाद एसपी ने 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ लिया एक्शन। बुलंदशहर में पुलिस ने मोखेड़ा ओवरब्रिज पर D27 गैंग के लुटेरों को घेरा। एक लुटेरा पुलिस को देख रेलवे ओवरब्रिज से नीचे कूदा। रेलवे ओवरब्रिज से कूदने पर लुटेरा नाजिम की मौत। पुलिस ने D27 गैंग के 10 लुटेरों को किया गिरफ्तार। नवाबगंज इलाके में NRI सिटी में नवासियों का हंगामा। बिल्डर और RWA सोसाइटी से आक्रोशित लोगों का हंगामा। NRI सिटी में पिछले एक हफ्ते से बिजली की बड़ी समस्या। 14 मंजिला बिल्डिंग में रहने वाले पानी की बूंद बूंद को तरसे लोग। हापुड़ में दबंगों ने की दुकानदार के साथ जमकर मारपीट। पैसों को लेकर दबंगों ने की दबंगई। पीड़ित के तहरीर के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी। अलीगढ़ में बिजौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएस पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन को किया संबोधित। कहा भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती और गहरी होनी चाहिए। वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा भारत की कहानियों ने मुझे प्रेरित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय मथुरा दौरा। आज सेठ BN पोद्दार कॉलेज में जनसभा को करेंगे संबोधित। ब्रज तीर्थ विकास परिषद की लेंगे बैठक। मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई बैठक। मणिपुर की स्थिति पर चर्चा को लेकर अमित शाह की अध्यक्षता में राजधानी दिल्ली में होगी बैठक। मैतई और कुकी समुदाय के बीच भड़की थी हिंसा। बिहार की राजधानी पटना में विपक्ष का जमावड़ा। केंद्र की सत्ता से नरेंद्र मोदी और बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट हुआ विपक्ष। 15 दल रहे मौजूद। यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में वीर सावरकर की जीवनी शामिल। 2023-24 के सत्र में नैतिक शिक्षा पाठ्यक्रम में जीवनी शामिल। कक्षा 9 से 12वीं के जो छात्र हैं